नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से। प्रोफेसर नबी हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड लाइब्रेरियन हैं IIT दिल्ली में। AMU से आप पढ़े हैं और बिलासपुर के रहने वाले हैं और पिछले 15 सालों से IIT दिल्ली में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ओपन एक्सेस के एक तरह से बहुत विशेषज्ञ हैं। तो आज हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि ओपन एक्सेस क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई और अब आगामी सरकार की क्या क्या योजनाएं इसको आगे बढ़ाने के लिए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ और हल्द्वानी मुझे बहुत रेगुलर आना होता था, लेकिन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार आने का मौका मिला। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और मुझे खुशी है कि मैं अपने यहाँ के लोगों से जुड़ पाया आपके इस माध्यम से। IIT दिल्ली में मैंने 2009 में ज्वाइन किया था। बीच में मैंने कुछ और दूसरे भी काम किए, जैसे मैं 2 साल प्लस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन होके चला गया। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे 2006 में नॉर्मली वॉरलॉक फेलोशिप के थ्रू, मैं फर्स्ट नॉर्मली वॉरलॉक फेलो था लाइब्रेरी साइंस में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। जहां तक ओपन एक्सेस की बात है, तो ओपन एक्सेस मूवमेंट अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि हम चीजों को ओपनली एक्सेस करवाएं। जैसे जहां तक एक्सेस की बात आती है, तो जो जर्नल्स हैं और जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, उनको किस तरह से हम एक्सेस करा सकते हैं लोगों को फ्रीली विदाउट एनी चार्ज, तो वो ओपन एक्सेस हो जाता है। ओपन एक्सेस का मतलब सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता एक्सेस करने के लिए। उसमें अलग अलग तरह के मॉडल हैं, जैसे कि डायमंड ओपन एक्सेस, ग्रीन ओपन एक्सेस, गोल्ड ओपन एक्सेस, तो बहुत तरह के मॉडल हैं। लेकिन एक्सेस करने के लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, पब्लिश करने के लिए देना पड़ता है कुछ पार्टिकुलर तरह के मॉडल में। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड ओपन एक्सेस है, उसमें आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता। बट गोल्ड ओपन एक्सेस में एक फी होती है, ऑथर प्रोसेसिंग चार्जेस, जो कुछ लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि ये कॉमर्शियल मॉडल जैसा है। जो लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है, उनका स्टाफ भी लग रहा है, तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो एक मॉडल यूज करते हैं। तो सर, ओपन एक्सेस की शुरुआत कब से हुई है? क्या कोविड के बाद से इसमें कुछ तेजी आई है, या शुरुआती एक था कि परंपरागत शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, अब जो है ओपन एक्सेस की तरफ बढ़ना है, या फिर नहीं, ऑनलाइन ओपन एक्सेस तो काफी पहले से है। पहले लोग थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी वगैरह बना के उसमें अपलोड कर देते थे। आप देखेंगे जैसे हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, या आपका यूट्यूब चैनल है, तो एक तरह से वो ओपन एक्सेस है। यूट्यूब पे आप सब चीजें फ्री में देख पाती हैं, उसी तरह से पेपर पब्लिश कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स कोविड ने इस मोमेंटम को बहुत ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि कोविड में हम लोग जब लाइब्रेरीज नहीं जा पाए, हम लोग फिजिकल चीजें कंसल्ट नहीं कर पाए, तो फिर इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। और बहुत सारे मूवमेंट दुनिया भर में चल रहे हैं ओपन एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में एक प्लान एस करके है, या कोलिशन एस जिसको बोलते हैं। तो उसका मैंडेट है कि जो प्रोजेक्ट्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फंड करती हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज फंड करती हैं, तो उसके कंटेंट जब पब्लिश हो रहे हैं तो वो ओपन में होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फंडेड रिसर्च है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रोजेक्ट्स फंड करती हैं, जैसे DST है, DBT है, CSIR है, DRDO है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इनसे फंड लेके आपने कुछ रिसर्च किया, फिर आप उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मैंडेट नहीं बनाया है, बट CSIR वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्थाएं, वो पुश कर रही हैं कि भाई जो गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है, कम से कम वो तो ओपन में अवेलेबल होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो इस गवर्नमेंट का ये है कि हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि सभी को एक जैसा एक्सेस हो। मैं अगर IIT दिल्ली में हूँ तो मेरे को तो सब कुछ एक्सेस है। आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में तो आपको बहुत कम चीजें एक्सेस है। मेरे पास तो बजट है, मैं कुछ भी एक्सेस करने के लिए खरीद लेता हूँ। तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं IIT दिल्ली में सारे टैलेंटेड हो, या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली जैसे ना हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मैं भी यहीं का बिलासपुर का रहने वाला हूँ, मैंने भी एक सरकारी स्कूल से बिलासपुर में इम्तिहान दे के पास किया था,
10th। तो जब मैंने किया था तो मुझे भी नहीं पता था तो मैं लाइफ में इतना अच्छा कर पाऊंगा। तो आप अगर यहाँ के लोगों को सब मौका दे रहे हैं उन सारी चीज़ों को एक्सेस करने का, तो यहाँ से भी टैलेंटेड लोग निकलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम शुरू की है, जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पीएसए से, या ये कह दें कि पीएमओ के आशीर्वाद से स्कीम शुरू हुई है। अच्छा। इसमें करीब हम 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है पर ईयर, और ये 3 साल के लिए फिलहाल स्कीम है जिसमें करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है पूरी इंडिया की, उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रहा। मुझे बहुत खुशी है, इस चीज के लिए बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी। तो अब 1 जनवरी से ये हुआ है कि अब जो मुझे एक्सेस है वो आपको भी, भला से आप उसका पूरा इस्तेमाल ना कर पाए कंटेंट का, जैसे कि 30 जो टॉप पब्लिशर्स हैं उनके सारे कंटेंट, चाहे वो एल्सवेयर हो, वाइली हो, जे स्टोर हो, आपका IEEE है, इनके सारे कंटेंट जो आपको अवेलेबल है वो मुझे भी अवेलेबल है। तो ये चीज भी एक ओपन एक्सेस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी। तो आई थिंक जो ये स्कीम है टॉप इंडिया की, इसकी वजह से बहुत फायदा होने वाला है, और इससे जो एक्सेस का भेदभाव है वो खत्म होने वाला है। इसको हम इक्विटेबल एक्सेस कहते हैं। इनिशियली फेज 1 में करीब 6300 इंस्टीट्यूशन को, जो सरकारी संस्थान है जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उनको, उनके बच्चों को और उन लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है। और 30 2024 से शुरू हुई है? नहीं, 1 जनवरी 2025 से। अच्छा, ओके। अभी भी हम लोग, मतलब टेक्निकल सेटिंग्स अभी भी हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही है एक्सेस करने में, जिनके यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क या वो सब ढंग से नहीं है। ओके, तो जैसे जे स्टोर था तो हम लोग उसमें से पढ़ सकते थे, डाउनलोड नहीं कर सकते थे, हाँ, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो अब क्या बदलाव आएगा? मतलब अभी जो ये 30 पब्लिशर ऑन बोर्ड आए हैं, इनके जितने भी, खाली जर्नल्स की बात हो रही है, डेटाबेसेस की नहीं, तो इनमें जो भी जर्नल्स हैं आपको पूरा एक्सेस मिलेगा। इवन जो एल्सवियर है, जिसके लिए IIT दिल्ली, मुझे लगता है कि एल्सवियर साइंस डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए IIT दिल्ली मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ अपने फंड से पे करता था। अब वो रिसोर्सेज भी अब आपको मिलेंगी यहाँ, चाहे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुमायूं यूनिवर्सिटी हो, या एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको भी रिसोर्सेज। तो जो एक इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं हम अंग्रेजी में, या बिना भेदभाव के रिसोर्सेस अवेलेबल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। तो ये डिजिटल डिवाइड को भी कम करने का काम करेगा? बिल्कुल, डिजिटल डिवाइड को कम करने का काम करेगा, और ओवरऑल देश को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जब हर चीज आप देख पाओगे तो आप पब्लिश भी उस लेवल के जर्नल में कर पाओगे। तो रिसर्च की फील्ड में एक तरह से एक बड़ी रेवोल्यूशन होगी। और मुझे लगता है कि जब आपकी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग बढ़ेगी तो देश की रैंकिंग हर चीज में बढ़ेगी, जैसे टोटल पब्लिकेशन काउंट में बढ़ेगी, साइटेशन काउंट में बढ़ेगी, एच इंडेक्स में बढ़ेगी। तो कुल मिला के इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें सारी यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है देश भर की? हाँ, अभी 6300 को शामिल किया गया है। तो मेरे ख्याल से 6300 में यूनिवर्सिटी तो सारी आ ही गई है, प्लस कॉलेजेस को भी शामिल किया गया। अभी इसमें बस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि प्राइवेट का ये माना जाता है कि भाई वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट को इसका बेनिफिट नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो मतलब ही अच्छा खासा चार्ज करते हैं ना, वो तो कमर्शियल मॉडल पे काम करते हैं, तो उनको नहीं। और इसमें इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ एक्सेस की बात नहीं है, इसमें एक और प्रोविजन है। 150 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल के लिए अलग कर लिया है, जिसके लिए, जैसे कि मैं अब गोल्ड ओपन एक्सेस की बात कर रहा था, या जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल हैं, जिनमें पब्लिश करने के लिए आपको ऑथर प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, तो 150 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने APC चार्जेस के लिए अलग रख लिए हैं। अगर आपका पेपर उस लेवल के जर्नल में सिलेक्ट होता है तो वहां से पे किया जा सकता है। हालांकि उसकी गाइडलाइन अभी थोड़ी बन रही है कि क्या क्राइटेरिया होगा, बट APC चार्जेस पे करने का भी उसमें प्रोविजन है। जी, तो ये भी एक छूट है अच्छे लिखने हाँ, वालों इनफैक्ट के लिए। ये एक विन विन सिचुएशन है, खासतौर से हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। जी सर, थोड़ा सा और ओपन एक्सेस के बारे में बताइए कि एक तो ये स्कीम होगी गवर्नमेंट की, और अब विश्वविद्यालय कितना अवेयर इसके लिए हो रहे हैं? प्रोफेसर्स की क्या कोई वर्कशॉप इसके लिए टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज की जाती है? मेरे ख्याल से वो ओपन एक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं अपना पेपर, ठीक है, तो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि लोग जब एक्सेस कर पाते हैं तो उसको साइट भी करते हैं, तो उसके साइटेशंस ज्यादा मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन में कोलिशन एस या प्लान एस करके बहुत बड़ी स्कीम है जो सपोर्ट कर रही है। अमेरिका ने भी मैंडेट किया हुआ है कि आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है
वो पब्लिक डोमेन में आपको पब्लिश करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। चाहे उसको आर्काइव करके डालें, जिसको आप ग्रीन ओपन एक्सेस बोलते हैं या सेल्फ आर्काइव बिंग बोलते हैं, लाइक अपनी इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी बना ली है, जैसे रिसर्च गेट एकेडमिया टाइप का जो मॉडल है उसमें अपलोड कर लिया, कोई भी देख सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो एक तो वो है। दूसरी बात, कई बार ये लोग सोचते हैं कि नहीं, जो चीज ओपन एक्सेस जर्नल है ये उसमें क्वालिटी उतनी नहीं होती है, रिव्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है, उसमें मेरे ख्याल से आज की डेट में 20,000 के आसपास जर्नल होंगे, ठीक है। उसमें अच्छे खासे जर्नल ऐसे हैं जो ऑथर प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते, आप उसमें पब्लिश करें, आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। और वो सारे मतलब टेस्टेड जर्नल हैं, जो क्वालिटी जर्नल होते हैं। जी जी जी। तो आई थिंक ये चीजें ओपन एक्सेस मूवमेंट को, की अगर बात आती तो मतलब बहुत सारी अच्छी हिंदी की पत्रिकाएं उसमें शामिल नहीं है, और लेकिन मतलब क्वालिटी की जो बात है, रिसर्च की गुणवत्ता की, उसको क्या लगता है आपको कि उसके लिए चुनौती है इस वक्त? एक्चुअली गुणवत्ता की जहां तक बात है, फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में 13 साल काम किया। तो वहां से एक लोकल पत्रिका छपती थी जिसका नाम था पर्वतीय खेतीबाड़ी। तो उसका किसानों को इतना ज्यादा इंतजार रहता था कि जैसे नेचर के जर्नल का एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर को रहता है, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी और जो उसमें फसलों के बारे में बात की जाती थी वो ग्राउंड लेवल की होती थी किसानों के। तो उसमें जो पढ़ते थे वो हिंदी में निकलती है वो, तो उसका एक्चुअल यूज होता था। तो मेरे ख्याल से मतलब जो हम लोकल लैंग्वेजेस में पत्रिकाएं निकालते हैं अपने ऑडियंस को, किसानों को या व्यापारियों को टारगेट करके, बड़ी यूजफुल होती हैं। और रिव्यू प्रोसेस में ठीक से फॉलो होता है। अनफॉर्चुनेटली जो इंडेक्सिंग सिस्टम है हमारे, चाहे वो स्कोपस है या इंडियन साइंस ICI है या दूसरे हैं वेब ऑफ साइंस वगैरह, वो इनको इतनी आसानी से इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उनका जो स्टेप्स हैं इंक्लूड करने के लिए वो थोड़े से डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि अदर देन इंग्लिश, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं अभी भी उस लेवल पे नहीं आ पाई जैसे हमारी हिंदी है। हम लोग इस तरह से हमें प्रमोट करना चाहिए हिंदी को, जैसे कि चाइनीज, कोरियन, जापानीज, स्पेनिश, ये सब इंडेक्स हो रही है उसमें, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में। तो कहीं ना कहीं अभी इन लैंग्वेजेस को इन डेटाबेसेस के हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो थोड़ा सा इंडेक्सिंग में दिक्कत होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि पीयर रिव्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। एक्चुअली हो रहा होता है, बढ़िया से हो रहा होता है, बट हाँ इंटरनेशनल उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है जब तक इंडेक्सिंग सिस्टम उसको इंडेक्स नहीं करता। सर लैंग्वेज भी इसमें एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो हमारे देश की विविधता ये है कि हमारे यहाँ हजारों लैंग्वेजेस हैं और हजारों तरह के डायलेक्ट हैं लोकल, ठीक है। संविधान में हमारे लैंग्वेजेस कम है, बट हम जैसे थोड़ा सा रीजन चेंज करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में पब्लिकेशंस आपको मिलेंगे। तो और उसके अलावा जो परंपरागत ज्ञान है वो उस लोकल डायलेक्ट में मौजूद है, जो कि लुप्त हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा पुश कर रही है कि भाई कम से कम एक इंग्लिश के अलावा, जो हमारी अपनी भाषा नहीं है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पे सरवाइव करने के लिए जरूरी है, एक भाषा हमारी ऐसी भी तो होनी चाहिए जो कम से कम मास लेवल पे इंडिया में एक्सेप्टेड हो। तो मेरे ख्याल से जो हिंदी को थोड़ा सा एक प्रमोट करने की बात होती है, हमें करना चाहिए, ताकि अब जिस तरह से मैं आपसे हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश में उतने अच्छे से बात नहीं कर पाता। तो अपनी भाषा का अपना एक महत्व होता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बैरियर है जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, तो भाषा को लेकर वैसे सरकार सजग तो है। MBBS और तमाम जगहों पे इन्होंने हिंदी भाषा को किया है प्रमोट। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा स्लोगन है, वन नेशन वन लैंग्वेज, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, थोड़े से कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन है हमारे, कई बार साउथ इंडियन भाई थोड़ा सा उसको आप हमारा इंटेंशन देखिए, हमारी नियत देखिए। नियत ये कि पूरे भारत देश को हमने जोड़ना है एक भाषा के थ्रू। ऐसा नहीं कि हम आप पे इम्पोज कर रहे हैं कोई लैंग्वेज। तो आप अपनी लैंग्वेज को भी उस तरह से लीजिए, साथ में दूसरी लैंग्वेज को भी प्रमोट कीजिए। इससे क्या होगा कि विविधता में थोड़ी सी एकता आने में आसानी बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या संदेश होगा आपका चलते चलते? तमाम रिसर्च स्कॉलर इस वक्त आपको सुन रहे हैं और एकेडमिक प्रोफेशनल्स जो भी हैं वो सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है ओपन एक्सेस के हवाले से? मेरा आप सब लोगों को यही मैसेज है कि आप लोग ओपन एक्सेस को क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मान के चलिए। ठीक है, APC चार्जेस कुछ जर्नल्स में हैं जो ओपन एक्सेस, आप उनको
मत पे कीजिए अगर आपको सपोर्ट नहीं है प्रोजेक्ट से या उससे। बट ओपन एक्सेस की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती, वो अच्छे से रिव्यू होते हैं। ओपन एक्सेस में पब्लिश करने से आपका साइटेशन बढ़ता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपका रिसर्च इम्पैक्ट बढ़ता है, आपको जॉब में हेल्प करता है, क्योंकि लोग देखते हैं आपने कहाँ पब्लिश किया है। तो ओपन एक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। और मैं तो कहता हूँ जो आप पब्लिश करते हो वो अपलोड कीजिए इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी पे, ताकि लोग आपका काम पढ़ पाए। इवन नहीं भी पब्लिश कर पाए, आपके पास कुछ बहुत अच्छे कंटेंट है अपने लिखे हुए, जो आपके अपने कंटेंट है, तो आप उस पर अपलोड कीजिए एक अच्छे से फॉर्मेट में, उससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी। जी सर, इसके अलावा ये जो इतने क्रेडिट का जो कोर्स बना रहे हैं, ये भी ओपन एक्सेस में ही बन रहा है ना? कोर्सेज जो डेवलप किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय अब के देखिए, द्वारा। आप देखिए ना, स्वयं प्लेटफॉर्म है, हाँ। एनपीटेल प्लेटफॉर्म है, सभी ओह ओपन ग्रेट। एक्सेस को बढ़ावा। मेरा खुद एक साइंस कम्युनिकेशन पे कोर्स चलता है मेरे एक कोलीग के साथ एनपीटेल में, और इससे पहले मेरा एक कोर्स था इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, स्वयं प्लेटफॉर्म पे था। तो ये सब चीजें ओपन एक्सेस में है। तो ओपन एक्सेस में सिर्फ जर्नल आर्टिकल नहीं है, आपके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, आपके ऑडियो लेक्चर्स भी हैं, दुनिया भर की जी चीजें। सर, अगर ओपन एक्सेस के लिए हम लोग कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स ने आई ये थिंक कोर्स बनाया है। जो कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल उनकी भाषा कैसी कम्युनिकेशन, होनी हाँ, चाहिए, वो सब। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो लाइक ये हैं हमारे पोर्टल्स हैं, स्वयं पोर्टल है, इग्नू की वेबसाइट है, और हमारा कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, इन्होंने ऑलरेडी अच्छे से गाइडलाइन दी हुई हैं किस तरह से कोर्स डेवलप करना चाहिए। अल्टीमेटली पर्पज है कि हम जब कोर्स डिजाइन करें, इस तरह से डिजाइन करें वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरेबल हो। ठीक है, उनके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनका जो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, टेक अवेज क्या मिल रहे हैं इस कोर्स से, ये सब हमें आइडेंटिफाई करके लोगों को बताना चाहिए। तो आई थिंक इग्नू ने कुछ गाइडलाइन तैयार की जी हैं, जी और इन्होंने स्वयं प्रभा वालों ने, स्वयं पोर्टल वालों ने इन्होंने गाइडलाइन तैयार की हैं। जी ये काफी हेल्प कर सकती जी। हैं हमारी। वैसे बाकी मोटा हम मोटी सब ये है लोग कि हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स है तो उसकी लैंग्वेज और वो सब काफी अच्छी और इंटरेक्टिव होनी चाहिए। लैंग्वेज मतलब और आपका कनेक्टिंग कंटेंट। हाँ। कनेक्टिंग होना चाहिए। हाँ। आप जिनको एड्रेस कर रहे हो उनके दिल को छूना चाहिए। और कंटेंट भी थोड़ा सा हाँ, अच्छे लेवल का इसमें होना आप देखो चाहिए। मोदी जी हमारे कितने स्मार्ट हैं हम्म। कि जहां भी वो जाते हैं भाषण देने, वो वहां की पूरी स्टडी करवा लेते हैं और हम्म। लोगों के दिलों से बात करते हैं, दिलों को छू लेती हैं। तो हम्म। इन कोर्सेज में भी ऐसा है। आप हम्म। जिन ऑडियंस के लिए कोर्स तैयार कर रहे हैं ना, प्रोबेबल ऑडियंस के लिए, तो आप देखिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह से डिजाइन किए बिल्कुल सरल भाषा में, उनको कुछ टेक अवेज मिले। ऐसा ना हो पढ़ते रहें उनको समझ में नहीं आए कि यार मुझे इससे मिला क्या। तो टेक अवेज बड़े क्लियर होने चाहिए कि हमें पढ़ने के बाद हमें क्या फायदा होगा। बिल्कुल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक भीड़ सी इस तरफ भी आ गई है कि कोर्स डेवलप करना है और वो पीपीटी पढ़ी जा रही है, इस तरह से कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन जैसे कुछ पोर्टल्स हैं, जैसे स्वयं वाले हैं या फिर एनपीटेल वाले हैं, तो वो क्वालिटी अच्छा काम कंट्रोल करते कर हैं। रहे हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर, बहुत मैडम, शुक्रिया। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी जी दी जी सर, हम यहाँ के चाहेंगे कि आप ऑडियंस से बिल्कुल इंटरेक्ट करने की। बिल्कुल आप आते रहिए सर लगातार। हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छी जानकारी हमारे जी, श्रोताओं के लिए, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए लेते आइएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत जी जी धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ प्रोफेसर नबी हसन के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।